वेदों को लेके जो उल्लेख था, वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्यक, ये सब करा दिया गया है ना। अब अभी हमने वैदिक काल का फैक्चुअल वाला पार्ट कवर कर लिया। क्या कवर किया? वैदिक काल का फैक्चुअल वाला। अब हम देखेंगे वैदिक काल का वो हिस्सा जो दूसरे तरीके से इंपॉर्टेंट है, मतलब वैदिक काल का मेंस वाला हिस्सा, या ये बोल सकते हैं वैदिक काल के बारे में और डिटेल में कैसी सामाजिक व्यवस्था थी उन चीजों। तो आप जो हम देखने वाले हैं उसको देखिएगा। आज हम देखने वाले हैं वैदिक काल के, देखो उत्पत्ति वाले सेगमेंट को हमने देख लिया, उत्पत्ति वाले सेगमेंट को देख लिया ना, कैसे आर्य आए और फिर कैसे अनार्य आए वो देख लिया। फिर भी हम उसको देख लेंगे एक बार और। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल में उत्पत्ति। अब उत्पत्ति को कैसे ऐसे एक्चुअली में देखना है इस तरीके से। वैदिक काल के दो हिस्से होंगे बच्चों। दो हिस्से होंगे, एक कहलाएगा ऋग्वैदिक, क्या कहलाएगा? ऋग्वैदिक। और एक कहलाएगा उत्तर वैदिक। अब देखो हम पढ़ने कैसे वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति पहले किसकी देखेंगे? ऋग्वेद की देखेंगे, फिर किसकी देखेंगे? उत्तर वैदिक की देखेंगे। फिर हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। क्या देखेंगे? भौगोलिक स्थिति दोनों की, पहले ऋग्वेदिक की, पैरेलल में उसी के साथ उत्तर वैदिक की। फिर भौगोलिक स्थिति के बाद क्या देखेंगे हम लोग? सामाजिक स्थिति। क्या देखेंगे? सामाजिक स्थिति। इसी के साथ साथ फिर देखेंगे आर्थिक स्थिति। इसी के साथ साथ फिर हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। फिर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में अंतर देखेंगे। अंतर देखने के बाद हम लास्ट में देखेंगे वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस होने वाला है पूरे लेक्चर्स का, अगले दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा चीज। तो हम कैसे देखेंगे? पहले क्या देखेंगे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की उत्पत्ति, फिर भौगोलिक स्थिति, फिर सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक, फिर धार्मिक, फिर वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा सेकंड में, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि सबसे पहले क्या है कि ऋग्वेद, यहां पे मेन आपको लोकेशन ट्रेस कराना है बच्चों। देखिएगा बच्चों, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप किसकी बात करोगे, स्पेशली ऋग्वैदिक काल की बात करोगे बच्चों, किसकी बात करोगे? स्पेशली ऋग्वैदिक काल की बात करोगे, तो उनका जो विस्तार है बच्चों वो कुछ इस तरीके का विस्तार है, इतने क्षेत्र में था। किसका? ऋग्वैदिक, वैदिक काल नहीं, ऋग्वैदिक काल का। लेकिन अगले स्तर पे हम किसकी बात करेंगे? अगर हम उत्तर वैदिक काल पे जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार जो होगा ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा बच्चों, और ये इस तरीके से एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हो? एक स्थिति किसकी है? ऋग्वैदिक काल की, जो कि कहां है? अफगानिस्तान से चालू होकर कहां तक रहेगा? तो यमुना नदी के आसपास तक रहेगा। और फिर क्या होगा बच्चों, इसी दौरान बीचों बीच क्या हो जाएगा? 1000 BC में क्या होगा? लोहे का आविष्कार हो जाएगा। किसका आविष्कार हो जाएगा? लोहे का आविष्कार हो जाएगा। और लोहे के आविष्कार होने की वजह से क्या होगा? जो गंगा यमुना का मैदान है, स्पेशली ये क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान है, ये क्षेत्र पूरा जंगलों से भरा पड़ा था। किससे भरा पड़ा था? जंगलों से। अब ये लोहे के आविष्कार होने की वजह से हथियार हो जाएंगे अच्छे खासे। हथियार क्या हो जाएंगे? उच्च किस्म के हथियार हो जाएंगे। तो हथियार जब उच्च किस्म के हो जाएंगे तो पेड़ों को काटना आसान हो जाएगा। तो निवास जो होगा वो पहले कहां पे था? इस क्षेत्र में था। आगे क्या होगा? निवास आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यानी ये ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का है, ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड का है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों इसी का जब अगला रूप आप देखोगे ना, जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो महाजनपद काल आएगा। क्या आएगा? महाजनपद काल आएगा। और महाजनपद काल आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। महाजनपद काल आएगा तो क्या होगा बच्चों? एक यहां पे एक क्षेत्र कहलाएगा मत्स्य, एक क्षेत्र होगा अश्मक, एक क्षेत्र होगा अंग, और एक क्षेत्र होगा आपका कंबोज। इसी के नीचे बच्चों होगा गांधार। सुनते चलेगा ना, अभी सब चीज को बता रहा है। यहां पे होगा कुरु। क्या होगा? कुरु। यहां पे होगा पांचाल,
यहां पे होगा आपका मल, विदेह, काशी, उज्जैनी, चेंदी, ठीक है। कुल मिला के इस तरीके से कितने महाजनपद आपको मिलेंगे? 16 महाजनपद मिलेंगे। अब क्या हो रहा है देखो ना, कुल मिला के सब किधर कॉन्सेंट्रेट हो गए? नीचे की तरफ आ गए। और यहां पे होगा मगध। क्या होगा? मगध। तो सबसे पूर्व में होगा अंग, नीचे होगा अश्मक, ऊपर होगा कंबोज और पश्चिम में होगा आपका मत्स्य। ये 4 महाजनपद निकल के आएंगे। बच्चों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, समझिएगा ना, आप पहली क्लास अगर आपको अच्छे से किए होते तो आपको पूरा समझ में आता। मैंने ये बताया था आपको कि सिंधु घाटी की सभ्यता इस पूरी जगह कॉन्सेंट्रेट रही, ठीक है। अगली क्या हुई? जब ऋग्वैदिक सभ्यता आई तो इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन हुआ। फिर अगली सभ्यता आई तो वो क्या होगा? इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होगा। फिर अगला जब महाजनपद टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों, तो महाजनपद जब टाइम पीरियड आएगा तो वो इस तरीके का और बड़ा इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। मतलब कैसे जरा, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल। इस तरीके से ऐसे बढ़ेगा पूरे नक्शे में। इस तरीके से प्लॉट होगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये क्या है? सिंधु घाटी। अगला क्या है? ऋग्वैदिक। फिर अगला क्या है? उत्तर वैदिक। फिर क्या है? महाजनपद। इस तरीके से आगे विस्तार होगा। क्यों? धीरे धीरे आविष्कार हो जाएगा हथियार का, जंगल को, जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, उच्च किस्म के घोड़े आ जाएंगे, बड़े बड़े हाथियों को समेटना चालू कर देंगे लोग, जानवरों को कंट्रोल में ले आएंगे। समझ आएगी नहीं समझ आया? पहले कॉन्सेप्ट समझो, बाकी लिखा हुआ तो सब चीज समझ में आएगा। ये समझ में आया? अब देखो बच्चों, कल मैंने एक चीज बताई थी जिसमें बताया था दशराज युद्ध, दशराज युद्ध बताया था। उसी दशराज युद्ध में मैंने बताया था एक तरफ भरत होंगे। कौन होंगे? एक तरफ भरत और एक तरफ कौन था बच्चों? कुरु। बच्चों ये भरत और कुरु आपस में मिलकर कहलाएंगे कुरु। क्या कहलाएंगे? कुरु। सुनते चलो कहानी, अभी फिर मैं रीड करूंगा स्लाइड को तो पूरा समझ में आएगा। भरत और कुरु क्या कहलाएंगे? कुरु। अब कुरु क्या करेंगे? कुरु अपने आसपास के जितने क्षेत्र रहेंगे ना सबको जीत लेंगे और जीत के उस पूरे क्षेत्र का नाम रख देंगे कुरुक्षेत्र। क्या नाम रख देंगे? कुरुक्षेत्र। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपको देखिएगा, ये आपको कुरुक्षेत्र दिख रहा है, ये कुरुक्षेत्र कहलाएगा। और कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या होगी? तो कुरुक्षेत्र की राजधानी आगे जाके हस्तिनापुर होगी। समझ आया? अरे यही महाभारत में जाके फिर अंश जुड़ेगा। एक ये कंडीशन हो गई एक ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी कंडीशन देखिएगा यहाँ पे। दूसरी कंडीशन में तुर्वशु और कृवि, ये दो अलग अलग कबीले होंगे। जैसे भरत और कुरु कबीले ना, ऐसे तुर्वशु और ये क्या कृवि कबीले होंगे। ये कबीले आपस में लड़ते लड़ते फिर आपस में हो जाएगी दोस्ती और ये बनाएंगे पांचाल। क्या बनाएंगे? पांचाल। और ये पांचाल फिर क्या बना देगा? एक क्षेत्र। तो पांचाल क्षेत्र किसका कहलाएगा? फिर पांडवों का क्षेत्र होगा। और इधर क्या होगा? कौरवों का क्षेत्र होगा। और यही फिर किसकी घटना बताएगा? महाभारत की घटना बताएगा, जो कि 950 बीसी पहले, अर्थात आज से 9000 साल पहले महाभारत की घटना घटित होना चालू हो जाए। समझ आए कि नहीं है? समझ में आया मोटा मोटा? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सबके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखी हुई चीज को मैं बताते चलूंगा, बस इसका हर एक कंटेस्ट में मैपिंग के माध्यम से ऑलरेडी बता चुका हूं। जहां मुझे लगेगा मैं वहां बताऊंगा। अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूं और जहां मुझे लगेगा कि ये चीज नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बताऊंगा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए 7 सांधव प्रदेश का उल्लेख है। बिल्कुल है। ऋग्वेद के लिए कहां कहां उल्लेख किया गया है? तो 8 अलग अलग थ्योरी है, जिसमें एक चीज कहा गया था कि 7 सांधव प्रदेश में ही इन लोग रहते थे। 7 नदियां थी, 7 नदियों का पुराना नाम बता चुका हूं मैंने। जैसे कि चिनाब का नाम क्या है? अष्टनी। झेलम का नाम क्या है? वितस्ता। फिर उसके बाद रावी का नाम क्या है? पुरुषरणी। उसके बाद आपका व्यास का नाम क्या है? विपाशा। सतलुज का नाम क्या है? सतुद्री। गंडक का नाम क्या है? सदानीरा। सरस्वती का नाम क्या है? नदी तमा, माते तमा, साते तमा। ठीक है। गोमल का नाम क्या है? गोमती। सिंधु का नाम क्या है? इंडस। जितनी नदी है पूरा जो टेबल चार्ट था पूरा एक साथ मैं आपको बता दिया।
ठीक है, यही सब इसमें लिखा है। देखो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्य का विस्तार, अभी मैं बताया हूं बच्चों, अफगानिस्तान बताया था ना अभी, अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से लेकर यमुना तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त कहलाता था। मनु स्मृति में कहा गया है कि सरस्वती और उसके आसपास की नदियों के बीच का स्थान जो है वो ब्रह्म ऋषि देश है, और इसी ब्रह्म ऋषि देश में कौन रहते थे? ऋग्वैदिक काल की पूरी सभ्यताओं का विकास हुआ है। यही चीज गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि देश। तो ब्रह्म ऋषि देश के अलग अलग अगर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ोगे ना, चाहे ऐतरेय पढ़ोगे, चाहे कौशिकी पढ़ोगे, तो सब हर एक ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म ऋषि देश के बारे में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन उनका एरिया लगभग एक जैसा है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस पूरे ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मैंने किसको बताया था? सरस्वती को। देखो तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है, जिसे देवी तमा, माता तमा, नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। आर्यों के टोटल कितने कबीले थे बच्चों? 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। याद है? 5 + 5 वर्सेस 1 कबीले का युद्ध हुआ था। जो 5 आर्य कबीले थे वो उनका नाम है द्रहु, अनु, पुरु, यदु, तुर्वसु। देखो उनका नाम है, आपको मिलेगा द्रहु, अनु, पुरु, यदु, तुर्वसु। ये क्या है? ये 5 कबीलों के नाम है, आर्य कबीले। इसमें एक तुर्वसु कबीला दिख रहा है। तुर्वसु कबीला कृवि कबीले से मिलकर पांचाल कबीला बनाएगा। ठीक है, अब देखो एक अनार्य कबीले, अंकिन, पक्त, भलानस, विषाणी और सिवी, ये क्या है? अनार्य कबीले हैं। मतलब ये घटना कब की है? ऋग्वैदिक काल की। कब की है? ऋग्वैदिक काल में 5 आर्य और 5 अनार्य। इसी तरीके से बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक स्थिति। अब इसी तरीके से हम उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक स्थिति, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, ताकि समझ में आए। तो देखो इसकी सभ्यता का विस्तार, वहां अफगानिस्तान था, यहाँ पे पंजाब पहुंच गया है। तो पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हो गया। इस काल में अनार्यों के साथ लड़ने की समस्या भी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ अनार्य आर्य की बात मान लिए। जो अनार्य आर्य की बात मान लिए क्या कहलाए? दस्यु कहलाए। और मैक्सिमम अनार्य जो वहां रह रहे थे आर्यों की बात मानने लगे। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के लोगों को अपनी संस्कृति को उन्नतशील बनाने में संतोषप्रद वातावरण मिला। देखो 3 लोग रह रहे हैं एक साथ या 2 लोग रह रहे हैं, अब जब दूसरा आदमी पहले वाले आदमी के साथ कंफर्ट हो जाए, चल भाई एडजस्ट कर लेता हूं, अगर ये हो जाएगा तो उनकी सभ्यता का विकास होगा कि नहीं होगा? तो उत्तर वैदिक काल में ऐसा ही हुआ। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल का विकास कई दृष्टिकोणों में हुआ। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी। कैसे बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी बच्चों? याद रखिएगा, अब कुरुक्षेत्र पैदा होगा, अब कौशल पैदा होगा, अब विदेह पैदा होगा। देखो आपको देखो एक कुरु राज्य दिख रहा है, कुरु राज्य दिखा, विदेह दिखा, कौशल दिखा, कैकेय, काशी, गांधार। ये है विदेह, ये है काशी, ये है गांधार, ये है पांचाल, ये है कुरु, और यहीं पे बच्चों है कौशल। यहीं पे क्या है? कौशल। और यहीं पे बच्चों एक और है वज्जी, और यहीं पे मल है ये, और यहां पे सूरसेनी। रटा होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको सब मैप मिलेगा, बुक में मैप बना के दिया हुआ। तो आपको जो वहां पे लिखा है वो चीज आपको यहां पे मिलेगी, विदेह, कौशल, काशी, कुरु। ठीक है, तो आपको कुरु के बारे में देखते हैं। कुरु मैंने बता दिया लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कुरु और भरत जन 2 प्रमुख कबीले थे जो आपस में मिल गए और क्या कहलाए? कुरुजन कहलाए। इन्होंने आसपास के बहुत सारे क्षेत्र को हराकर, कबीलों को हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, और इनके राज्य का विस्तार आधुनिक दिल्ली, थानेश्वर और गंगा यमुना के पास हो गया स्पेशली। तो क्या कहलाने लगा? ये क्या कहलाने लगा? कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। बताया। शासन करने के दृष्टिकोण से कुरुजन की राजधानी क्या थी? मैंने बताया था दिल्ली का पुराना नाम क्या था? हस्तिनापुर। तो राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। कुरु कबीले का इतिहास का महत्व है क्योंकि भारत युद्ध की महाभारत नामक महाकाव्य की प्रमुख घटना हो गई थी। महाभारत में वर्णित कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई कितने ईसा पूर्व है? 950 ईसा पूर्व है। पांडव और कौरव दोनों कुरुजन के ही थे। दोनों आपस में इतना लड़े कि अंत में क्या हुआ? कुरुजन के बीच यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यह कबीला लगभग समाप्त हो गया होगा। समझ गए? फिर क्या है? विदेह शब्द का नामकरण कहां से हुआ है? बिहार राज्य के किसी आर्य कबीले के सरदार के नाम पे पड़ा था विदेह शब्द। ठीक है। कौशल क्या है? कौशल किससे संबंधित है? तो रामायण ग्रंथ से संबंधित है। काशी किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो अभी का बनारस है वो पहले क्या था? काशी। तो सबसे पुराना शहर कब कहा जाता है?
बनारस को। गांधार यह तक्षशिला और पुष्करावती दो नगरों से संबंधित है। बच्चों याद रखना, अगर आप बात करोगे ना तो एक तक्षशिला, अब समझना, एक ख्वारिज्म, जैसा बोल रहा हूं वैसे ही पढ़ना, एक तक्षशिला, एक ख्वारिज्म, एक नालंदा और एक विक्रमशिला। अब समझना, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है बच्चों, ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए, ये बिहार का क्षेत्र है। ये जो पूरा है ना, ये कहां का क्षेत्र है? बिहार, यहां का क्षेत्र है। तो बिहार में विक्रमशिला है, नालंदा है, अफगानिस्तान में तक्षशिला है, और मध्य एशिया और ईरान इराक के पास क्या है? ख्वारिज्म है। ये चार ऐसे जगह हैं जो प्राचीन भारत में एजुकेशनल सेंटर थे, शिक्षा के केंद्र थे। कौन कौन से? ख्वारिज्म, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। याद रहेगा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और ख्वारिज्म। जो आपको चाणक्य जो है वो तक्षशिला से पढ़ाई किया हुआ था, ठीक है। वेनसांग जो है वो कहां आए थे? नालंदा आए थे। ये सब आगे आगे आपको मिलेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे तक्षशिला और पुष्करावती दो क्या थे? नगर थे, जो कि किस क्षेत्र में आते थे? गांधार क्षेत्र में आते थे। क्लियर हुआ? ये कब की बात है? उत्तर वैदिक। और इसके पहले कौन सी बात थी? ऋग वैदिक की। याद रहेगा। अब देखो, ऋग वैदिक सभ्यता का सामाजिक विस्तार देखो, परिवार प्लस परिवार इक्वल टू कुल, कुल कुल प्लस इक्वल टू ग्रामणी, ग्राम ग्राम प्लस 20 प्लस 20 होती, 20 प्लस 20 जन जन जनपति, जन जन राष्ट्र राजन। ये बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। अब बच्चों अब देखो, अब यहां पे मैं यहीं पे समझा देता हूं। देखो, ऋग वैदिक काल में राजा को गोप कहते थे। क्या कहते थे? गोप। और इनके पास तीन चीजें थी, सभा थी, समिति थी और विदत थी। यही मिलेगा आपको। सभा बोले तो अभिजात्य वर्ग की संस्था, यानी स्पेशल लोग रहते थे। ये सामान्य वर्ग की संस्था। और विदत कैसी संस्था थी? तो महिलाओं को समाहित किए हुए सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था। और ये क्या करते थे? अगर कोई राजा कोई युद्ध में जीत के आता था तो जीत के आए हुए चीजों का बंटवारा कैसे करना, इसका निर्धारण कौन करता था? विदत करता था। कौन करता था? विदत करता था। तो सभा, समिति, विदत, ये तीनों मिलकर क्या करते थे? ये तीनों कंट्रोल करते थे किसको? राजा। तो राजा का जो पद था वो राजतांत्रिक नहीं था, लोकतांत्रिक था। कैसा था? लोकतांत्रिक था। और सामान्य जन के लोग, अभिजात वर्ग के लोग किसको चुनते थे? राजा को चुनते थे बच्चों। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति, विदत में विदत समाप्त हो जाएगी और सभा और समिति रहेगी। और सभा समिति का वर्चस्व भी कम हो जाएगा और राजा का वर्चस्व बढ़ जाएगा। राजा का वर्चस्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी यहां पे अगले वाले में क्या आ जाएगा? राजतंत्र आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा? राजतंत्र आ जाएगा। समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो विदत कमजोर हो जाएगी, सभा समिति थोड़ी सी और कमजोर, विदत समाप्त हो जाएगी, सभा समिति कमजोर हो जाएगी। अब देखो यही सब लिखा है इसमें, आगे देखना। देखो, अरे एक सेकंड ना, हाँ देखो, जो ऋग्वैदिक सभ्यता का समाज बच्चों किस आधारित था? तो कबीलाई संस्कृति पर आधारित है, कबीलाई व्यवस्था पर। हाँ, एक राजा होता था, राजा के पद को क्या कहते थे? गोप कहते थे। राष्ट्र के प्रमुख राजन अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। राजा की स्थिति कैसी थी बच्चों? तो राजा की स्थिति लोकतांत्रिक थी। राजा अपने निर्णय किसके आधार पर लेता था? तो सभा, समिति और विदत के आधार पर लेता था। किसके आधार पर लेता था? विदत के आधार पर लेता था। विदत कैसी संस्था थी? तो एक ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी। इसे युद्ध के दौरान जीते गए धन और अर्थ को बांटने का हिसाब करने का भी मतलब अधिकार था। सभा अभिजात वर्ग की संस्था थी, समिति जनप्रतिनिधियों की सभा थी, है ना। और ये सब क्या करते थे? नीतिगत निर्णय लेते थे। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। बाद में भूमि का स्वामी होने लगा। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व तो जनता के हित में रहा था। मतलब कोई भी जो लैंड है वो किसके कौन एक्वायर करके रहता था? पब्लिक या जनता के पास। ठीक है, इसे राजा को क्या कहा गया? गोप्ता जनस्य कहा गया है। क्या कहा गया है? और कबीले का संरक्षक कहा गया। और क्या एक शब्द और कहा गया? चुरावेत्ता कहा गया। ये सब कब कहा गया है? ऋग्वेद में। कब कहा गया है? ऋग्वेद में। अब देखो उत्तर वैदिक काल में,
इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक बन चुका था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ गई। दिख रहा है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इस काल में राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया बच्चों? और राजा को क्या कहा जाने लगा? सम्राट कहा जाने लगा, एकराट कहा जाने लगा, अधिराज कहा जाने लगा, और एक और शब्द है विराट कहा जाने लगा। यानी 4 शब्द से राजा को पुकारने लगे। पहले क्या बोलते थे? गुप्ता। अब क्या बोलते हैं? सम्राट, एकराट, अधिराज, विराट। मतलब राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही सब कुछ डिसाइड करेगा, और राजा ही न्याय का अधिकारी हो गया। क्या हो गया? न्यायाधीश हो गया। तो आगे कहीं देखो लिखा हुआ मिलेगा भी। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विदथ की संकल्पना समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। जबकि सभा, समिति समाज में प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व बढ़ गया। मतलब सभा और समिति में कौन लोग का प्रभाव ज्यादा होने लगा? व्यापारी वर्ग का। किसका प्रभाव ज्यादा होने लगा? पहले तो सब समान तरीके से, अब किसका प्रभाव ज्यादा होने लगा? व्यापारी वर्ग का प्रभाव क्या होने लगा? ज्यादा होने लगा। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बता रहा था अभी कि राजा क्या हो गया? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होगा। इस काल में कौन सा कबीला सबसे स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा? पांचाल कबीला। पांचाल कबीला। देखो होता क्या है बच्चों कि तुर्वशु और क्रीवी से मिलने से, तुर्वशु और क्रीव के मिलने से क्या कौन सा बनेगा? पांचाल बनेगा। ये उत्तर वैदिक काल के अंत तक पांचाल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इधर से कौन सा स्ट्रांग रहेगा? पुरुजन स्ट्रांग रहेगा। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और दोनों आपस में लड़के खत्म कर देंगे। पहले तो ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, फिर पांचाल तक लास्ट तक बना रहेगा। अरे महाभारत की कहानी में यही होता है ना, पांडव लास्ट तक बने रहते हैं, फिर जाके चीजें लास्ट में जब जीवन काल खत्म होता है तो खत्म हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, उस समय क्या कहा जाता था और इस समय क्या कहा जाता है। देखो, सेनानी को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे? सेनापति कहते थे। ग्रामीणी को गांव का मुखिया कहते थे। महिषी मुख्य रानी थी। भागदूत क्या था? कर संग्रह करता था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट ठीक है मैंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भागदूत और महिषी, महिषी पूछा गया प्रश्न है। महिषी क्या थी? उत्तर वैदिक काल की मुख्य रानी को बोलते थे। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, विदुषी महिला कौन कौन सी थी बच्चों? तो याद रखिएगा, लोप मुद्रा, अपाला, घोषा, ये सब क्या थी बच्चों? ऋग वैदिक काल की विदुषी महिला थी। यहां पे आया ना महिषी, आगे इसलिए मैं बता रहा हूं। लोप मुद्रा, अपाला और घोषा ये विदुषी महिला थी। कब की विदुषी महिला थी? ऋग वैदिक काल में। जब अभी समाज पढ़ाएंगे ना बच्चों, तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ठीक ठाक थी। ठीक है, लेकिन बाद में महिलाओं की स्थिति कमजोर होती जाएगी और महिलाओं के ऊपर किसका वर्चस्व बढ़ता जाएगा? पुरुष का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। महिला शिक्षा लेने के लिए नहीं बचेगी। पहले महिलाओं को वैदिक शिक्षा लेने का अधिकार था। ठीक है, समझ रहे हैं? महिलाओं को अपना अधिकार, अपना हर व्यक्ति चुनने का अधिकार था। ऋग वैदिक काल में विवाह 2 तरीके के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब एक उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह कर रहा। प्रतिलोम विवाह ये होता था कि उच्च जाति की महिला और निम्न जाति का पुरुष। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसमें था? ऋग वैदिक काल में था। लेकिन 8 प्रकार के विवाह आ जाएंगे कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। वर्ण व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था आ जाएगी? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जन्म आधारित हो जाएगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे व्यक्ति का चीज निर्धारण किया जाता था। द्विज का कॉन्सेप्ट किसके लिए था बच्चों? 3 लोगों के लिए था। किसके लिए? किसके लिए? तो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, है ना। 2 बार जन्म लेने वाला, जिसमें एक बार जनेऊ धारण करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ऋग वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में भी यही था। लेकिन शूद्र को कभी मौका नहीं मिला, समझ गए? फिर शूद्र से कम्युनिटी से चीजें आगे और बढ़ेंगी। तो आप इस चीज को आप आगे देखने वाले हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल की सामाजिक प्रणाली जैसे देखेंगे, हम उत्तर वैदिक काल की भी सामाजिक प्रणाली देखेंगे। ऋग वैदिक काल की देखिए, तो ऋग वैदिक काल में कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। समाज कुल संगठन के समूह को गोत्र कहा जाता था। बच्चों ये समझिएगा, गोत्र का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कबीला है। इस कबीले में अब 20 परिवार आ गए। कितने परिवार आ गए? अब 20 परिवार बोले नहीं हम 5-5 का ग्रुप बना के रहेंगे। तो 5 परिवार का ग्रुप, 5 परिवार का ग्रुप, 5 परिवार का ग्रुप, 5 परिवार का ग्रुप। क्या किया? इन सबके पास पशु थे, तो ये अपना पशु एक साथ बांधने लगे, ये भी अपना पशु एक साथ बांधने लगे, ये भी अपना पशु एक साथ बांधने लगे, ये भी अपना पशु एक साथ बांधने लगे।
ये पशु ना, पशु मतलब देखिए ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? गाय था, जिसे क्या कहा गया? अघन्या कहा गया, अघन्या। और स्त्री को क्या कहा गया? अविवाहित स्त्री को आमजू, आमजू। याद करते चलो। तुम लोग का दिमाग कमजोर है या फिर मेरा ज्यादा दिमाग? मेरा दिमाग अगर ज्यादा होता तो मैं कलेक्टर होता, जो कि नहीं हूं। तो ये मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, कि पढ़ाने के बाद याद नहीं हो रहा है। तो ये जो गाय है ना, गाय को बांधने के स्थान को बच्चों कहा जाता था गाय सार क्षेत्र। तो यही फिर बाद में कहलाएगा गोत्र 1, गोत्र 2, गोत्र 3 और गोत्र 4। पहले क्या था बच्चों? ऋग वैदिक सभ्यता में एक गोत्र का विवाह एक गोत्र में हो जाता था। उत्तर वैदिक सभ्यता में गोत्र विवाह वर्जित कर दिया गया, सगोत्री विवाह वर्जित कर दिया गया और अलग अलग गोत्रों में विवाह प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये क्या है? कबीला है। कबीला क्या बनाता है? कबीला बना के फिर कुल बनाते हैं, कुल से फिर ग्राम बनता है ना। तो एक बड़े से कबीले में इतने परिवार होते हैं, सब परिवार के पास सब लोग क्या डिसाइड किया कि हमारे 5 परिवार का पशु एक साथ बांधेगा। क्यों 5 परिवार का पशु? क्योंकि बच्चों 5 परिवार इसलिए क्योंकि संयुक्त परिवार रखना चाह रहे थे। क्यों रखना चाह रहे थे? कि पहले संयुक्त परिवार श्रेष्ठ परिवार कहलाता था। तो जिसका परिवार जितना बड़ा होगा वो परिवार उतना श्रेष्ठ होगा। तो इन्होंने क्या किया? अपने परिवार पशु को एक साथ रखना चालू किया। तो इनका गोत्र बड़ा हुआ। तभी गोत्रों में भी क्या हुआ? जिनके यहाँ पशु ज्यादा, जिनका जो बहुत ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है वो बड़ा गोत्र। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट कहां से आया? पशुओं को बांधने से आया या गाय को बांधने से आया। ठीक हुआ? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। महिलाओं की स्थिति ऋग वैदिक काल में कैसी रहेगी? संतोषजनक रहेगी। उत्तर वैदिक काल में बुरी हो जाएगी। अब इतना अगर आपको याद है तो मैं लिखी हुई एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा, गोत्र की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गाय को बांधने का स्थान। गोत्र एक पिता की उत्पन्न संतान थी। गोत्र नाम के संदर्भ बोला। महिलाओं की स्थिति इस काल में संतोषजनक थी, जो विदत सभा समिति सभी राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी। महिलाएं धार्मिक कार्यों में भी अग्रणी थी, महिलाएं शिक्षा के कार्यों में भी अग्रणी थी। और महिलाओं की शिक्षा में 3 विदुषी महिला का नाम, तीनों का नाम मैंने बताया था अभी। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। यह अपाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नातिन का नाम अपाला है, अपाला मिश्रा शायद, अभी आईएएस है, नहीं आईएफएस है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, तीनों विदुषी महिलाएं थी। इस काल में देखो विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। इस काल में बहुपति विवाह प्रचलित था। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इस काल में दास प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। देखो प्रचलन किस चीज का नहीं था? तो सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, दहेज नहीं था, छुआछूत का प्रचलन नहीं था। और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? आमजू। क्या कहा जाता था? आमजू कहा जाता था। ठीक है, नियोग की प्रथा भी थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़े। देखिए समाज में कितने प्रकार के विवाह थे? 2 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार के विवाह थे? तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। ठीक है, प्रतिलोम इसी का उल्टा। समाज कर्म आधारित था। मैंने बताया था ऋग्वैदिक समाज कर्म आधारित था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के लिए चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। मैंने बताया था आपको कि 4 तरीके के वर्ण का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुए, जो वैश्य हैं वो जंघों से पैदा हुए और शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुए। ऐसा किसमें कहा गया है? वर्ण व्यवस्था में। तो ऐसा लिखा है। तो इसके काउंटर में यूट्यूब में एक चीज चलती है। क्या? भारत एक खोज एक चैनल है, मतलब एक प्रोग्राम है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई पुस्तक पे लिखा है। उस पर आधारित एक वाक्य मैंने लिखा है, यहां पे देखिएगा। विशेष बात यह है कि एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र अलग अलग कर्म में निपुण थे, तो चारों अलग अलग वर्ण में आते थे। ये कौन कहता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब, भारत एक खोज किताब कहती है। समझ गए? ये ऋग्वैदिक काल की स्थिति है। एक ही पिता के 4 पुत्र, चारों पुत्र का टैलेंट अलग, तो चारों पुत्र अलग अलग काम करते थे। ठीक है, यानी कि ये डिसाइड करता है कि समाज कर्म आधारित कैसा? समाज कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर निहित था। किसका? ऋग्वैदिक समाज। और उत्तर वैदिक समाज कैसे हो जाएगा? जन्म आधारित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है?
तुम लोग सो रहे हो क्या सब? है मस्त देखो, हवा तो दे नहीं रहा है और कूलर जैसा गूंज रहा है। किसी किसी की आदत होती है सोते टाइम क्या चाहिए, आवाज आना चाहिए भाई, है ना। तो कई लोग ठंडी में भी क्या करना चाहिए, पंखा एकदम स्लो कर देते हैं, एक नंबर में चुरुर 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 चुरुर, बस वही। देखो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था देखो, समाज कठोर पितृसत्तात्मक का पालन करने लगा, लैंगिक विभेद चालू हो गया, मतलब अब स्त्री और पुरुष पे क्या विभेद चालू हो गया। अगर बेटी का जन्म होता था तो बेटी के जन्म को क्या में व्यक्ति खुश नहीं होता था, तो लड़कियों के जन्म पर उत्सव नहीं मनाया जाता था, बल्कि उन्हें बोझ माना जाने लगा। कहीं ना कहीं दहेज व्यवस्था आ गई होगी। ठीक, गोत्र, इस काल में गोत्र प्रणाली और कठोर हो गई, सगोत्री विवाह का प्रचलन खत्म हो गया, बताया था अभी। फिर महिलाओं की स्थिति, सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को भाग लेने से मना कर दिया गया, विदत सभा समिति में महिलाओं की राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध हो गया, सबको बंद कर दिया गया। ठीक है, वैदिक शिक्षा में महिलाओं को वंचित रखा गया। ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा कठोर हो गया और दास प्रथा, छुआछूत का प्रचलन बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, इसमें विवाह के 8 अलग अलग तरीके चालू हो गए, जो आगे आप पढ़ोगे। प्रतिलोम विवाह जो था ना बच्चों, प्रतिलोम विवाह समझते हो, उल्टा, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न, प्रतिलोम विवाह पूरी तरह से वर्जित हो गया। कितने कितने तरीके के वर्ण बताए गए, तो 4 तरीके के वर्ण बताए गए, जिसमें कहा गया ब्राह्मण को आइए, क्षत्रिय को आ, वैश्य को जल्दी आ, और शूद्र को दौड़कर आ कहा गया। ऐसा किसमें बोलते हैं, ऐसा उत्तर वैदिक सभ्यता में किया जाने लगा। ये अब बच्चों क्या था, एक उपनयन का संस्कार है ना, द्विज, द्विज का कॉन्सेप्ट किसमें था, सिर्फ 3 लोगों के वर्ण व्यवस्था में था, बाकी में नहीं था द्विज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो द्विज का क्या हुआ, द्विज का कॉन्सेप्ट शूद्रों के लिए हटा दिया गया, 3 के लिए बस था, तो शूद्र को अपात्र घोषित कर दिया गया। आगे देखोगे, अब देख लो, देखो इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि टैक्स देने का काम सिर्फ वैश्य कम्युनिटी के लोग करेंगे, बाकी ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करेंगे, उस टैक्स का उपभोग करेंगे, है ना। और शूद्र क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, लेकिन वो सेवा कार्य में लगे रहेंगे। समाज वर्ण आधारित ना रह के कैसा हो गया। बच्चों जब कोई पहली बार वैदिक सभ्यता पढ़ता है ना, इतना भी नहीं समझ में आता जितना आप समझ पा रहे हो। और मतलब आप अपने सीनियर से पूछना जो पढ़ चुके होंगे, एक बार ऐसे पूछना कि इसमें क्या था, भाई शायद इसमें ये था। शायद क्यों पता है, क्योंकि दोनों को एक साथ चार्ट बना के नहीं पढ़ते। अब आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, एक साथ अगल बगल दिया हुआ है टेबल बना के, ताकि आपको चीजें, अच्छा उसमें मात्रात्मक मिस्टेक हैं तो उसको सुधारते चलेंगे ना, मैं यहां सुधार रहा हूं, बताते चल रहा हूं। देखो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक प्रणाली को समझाने से अच्छा है, देखो गाय को अगन्या ना मारा जाने योग्य पशु, चलो बता ही देते हैं इसको भी। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यवसाय। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में अंतर है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, जबकि कृषि एक गौण व्यवसाय हुआ करता था पहले। वास्तव में लोहे की खोज कब हुई, 1000 ईसा पूर्व। अतः प्रारंभ से इस काल में कृषि सीमित मात्रा में हुई, क्योंकि लोहा नहीं खोजा गया था, और जैसे लोहा खोजा जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। कृषि सीमित मात्रा में थे। इस काल में मुख्य पशु किसको माना गया, गाय को। राजा का मुख्य कार्य क्या था, गाय की रक्षा करना। गाय क्या था, गाय पशु का अंकन किसमें किया गया, मुद्राओं में किया गया, सिक्कों में किया गया। गाय धन के रूप में इस काल में प्रचलित थी। अक्सर युद्ध गायों के लिए किया जाता था, जिसे गोविष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोविष्ठी कहा जाता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया बच्चों, क्या कहा गया है, अष्टकर्णी। गाय को अघन्या कहा गया है, ना मारा जाने वाला योग्य पशु, अघन्या। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पणी ना, हाँ देखो, व्यापारी शब्द को बच्चों पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्यापारी को पणी। तो पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात हुआ करते थे। तो व्यापारी, जो व्यापारियों का एक समुदाय क्या था, पणी था। पुत्री को, हाँ ये क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पुत्री को क्या कहा जाता था, दुहिता। ठीक है, पुत्री क्या करते थे, पशुओं से दूध निकालने का काम करती थी, उसका स्पेसिफिक काम कर देता। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा बैल, भैंस, बकरी और ऊंट भी शामिल थे। ये सब कब की घटना है बच्चों, ऋग वैदिक काल की। कब की है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अच्छा, इसमें मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता चुका था। प्रारंभ में कृषि का विकास अत्यंत धीमा था क्योंकि लोहे की खोज नहीं था। इस कारण कृषि में प्रयुक्त होने वाले हथियार जो थे वो परंपरागत थे। अतः कृषि एक गौण व्यवसाय था। इस काल में कृषि में रबी, खरीफ और जायद फसलें उगाई गई, किंतु कम मात्रा में उगाई गई। बच्चों, मैं नया डेटा दे रहा हूं। ऋग्वेद काल में जौ और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान और मूंग और उड़द का उत्पादन ज्यादा किया गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में जौ का। अच्छा, बाद में लिखा भी है बहुत कम मात्रा में फसलों में चावल, गेहूं की फसल। देखो, ऋग्वैदिक काल में क्या होगा, जो मैं लिखा हूं उसको ध्यान दो। ऋग्वैदिक काल में जौ और उत्तर वैदिक काल में गेहूं, धान, मूंग और उड़द। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से आंतरिक व्यापार दिखता है, बाह्य व्यापार नहीं दिखता है। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। मैं बताया ना, सिंधु घाटी सभ्यता से लो हो गई थी सभ्यता, क्योंकि पतन हो गया था। तो पूरा चीज कैसे, किस पर बेस हो गया था? ग्रामीण सभ्यता हो गई थी। अतः व्यापार इस काल में उतनी उत्कृष्ट मात्रा में नहीं है। मुद्रा प्रणाली के रूप में आभूषण का प्रयोग करते थे। आभूषणों में बच्चों एक ना, मैं और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक निष्क होता था बच्चों। क्या होता था? निष्क। सोने की सिक्का कहा जाता है। एक रूपक होता था जो चांदी का होता था। किसका होता था? चांदी का। इसके अलावा तांबा और कांसे का मुद्रा यूज करते थे, बाट के रूप में प्रयोग करते थे, और मुद्रा सिक्के के रूप में प्रयोग करते थे। याद रहेगा? देखो, मैं बता बहुत सारा दे रहा हूं, आपको याद बहुत कम रखना है, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो 4 ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर लो, इसलिए इतना बता रहा हूं। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक प्रणाली कृषि हेतु लौ औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और पशुपालन क्या हो गया? गौण व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल में कौन मुख्य व्यवसाय था? पशुपालन। पशुपालन प्रमुख, कृषि गौण। इसमें कृषि प्रमुख, पशुपालन गौण, और शुरुआत में व्यापार प्रमुख। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर समझो, सिंधु घाटी में व्यापार अधिक, ऋग्वैदिक में पशुपालन अधिक, और उत्तर वैदिक में कृषि अधिक। उत्तर वैदिक में कृषि क्यों अधिक? क्योंकि लोहे के औजार का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृष्ण क्रियाओं का उल्लेख है, और काठक संहिता में 24 बैलों के समूह को खींचता हुआ बल को दिखाया गया है। पशुपालन, गाय की महत्ता ऋग्वैदिक काल से यहाँ पे कम हो गई। और अब देखो, लोहे का आविष्कार हो जाएगा तो शासन व्यवस्था बढ़ेगी। शासन व्यवस्था में गाय थोड़ी युद्ध लड़ने जाएगी, लेकिन घोड़ा युद्ध लड़ने जाएगा, हाथी युद्ध लड़ने जाएगा। तो क्या होगा? घोड़ा, हाथी, ऊंट जैसे पशु पाले जाने लगे। क्यों? साम्राज्य विस्तार करना है। राज्य, अब जो राज्य है वो प्रदेश के कॉन्सेप्ट में आ गया ना, हमने तो राजनीतिक प्रणाली में पढ़ा था। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई, और धान प्रमुख फसल थी। अतरंजी खेड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतरंजी खेड़ा। इस काल में गेहूं, बाजरा, जौ, चावल की खेती की जाने लगी। साथ ही ऋग्वैदिक काल की तुलना में इनकी उपज का क्षेत्र बढ़ गया। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तन, बच्चों, हाँ, लाल मृदभांड, काले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, और देखो इसमें लिखा है क्या, कौन कौन सा मृदभांड दिया है? काले और लाल के मिश्रित मृदभांड, फिर काले मृदभांड अलग, फिर लाल मृदभांड अलग, और चित्रित धूसर मृदभांड अलग। इसमें सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया। इसको हम आपको दिखाएंगे मैप के उस पे, इमेज के माध्यम। इस काल में मुख्यतः क्या होता था? आंतरिक व्यापार। कहीं कहीं पर क्या होने लगा? बाह्य व्यापार चालू होने लगा वापस से। सभ्यताओं का विकास होना। शतपथ ब्राह्मण में वाणिज्य बंदरगाह का वर्णन किया गया है। निष्क, यही मैं बताना चाह रहा था। निष्क, अभी नाम लिया था ना निष्क का। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन, रक्तिका, गुंजा आदि माप की विभिन्न विभिन्न इकाइयां हो गई। इस काल में कर प्रणाली का विकास हुआ। राजा अधिक मात्रा में कर रखने लगा। बच्चों, पहले क्या था? 1/6 मात्रा में राजा के पास कर रहता था। अब ये 1/6 मात्रा बढ़ गई। ऋग्वैदिक काल में कितना थी? 1/6। उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? बढ़ गई। अब इतने प्रकार के ऋण की व्यवस्था भी उत्पन्न हो गई। इनकी संख्या 3 थी: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को तीनों ऋणों से छुटकारा पाना होता था। अगर कोई व्यक्ति मतलब जन्म लिया और आगे बढ़ रहा है, अपना कमाना चालू किया, तो उसको 3 तरीके के ऋण चुकाने पड़ते थे: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण संतान उत्पन्न कर होता था। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। एक व्यक्ति जो जन्म लिया उसको 3 तरीके के ऋण चुकाने होंगे, है ना। जैसे आपका कर्तव्य है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका क्या करना है? उनका सेवा भाव करना है। तो एक प्रकार का ऋण है। ये कॉन्सेप्ट ही कब से आया है? उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से आया। ये जो आ गया ना आपका, इसमें और इसमें अंतर दिखेगा आपको? अरे इसको पढ़ोगे तो दिखेगा।
ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के में धर्म को लेके सब चीज बता चुका हूं ना। देखो मैंने बताया था ना कि ऋग वैदिक काल के लोग धार्मिक अनुष्ठान में सरल थे, उत्तर वैदिक काल के लोग जटिल होते गए, क्योंकि यज्ञ आ गया, अग्नि आ गया, सब चीज की पूजा करने लगे। पहले भगवान और इंसान के बीच कोई बीच का देवता नहीं था, भगवान और इंसान के बीच एक व्यक्ति विशेष आ गया, जिसे मध्यस्थता आ गई, जिसे क्या कहा गया, यज्ञ, आहुति, बलि, ये चीज आ गया। और ये सब कराने का काम किसका होता था, ब्राह्मण का होता था। तो भगवान और इंसान के बीच ब्राह्मण आ गए, मतलब ब्राह्मण आपको, आप इंसान हो, आप ब्राह्मण आपको भगवान से मिलाएगा। फिर तीन तरीके के देवता थे, धरती के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो धरती के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, आकाश के सूर्य, वरुण, मित्र, उष्ण, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। बच्चों ये रुद्र जो है ना, ये रुद्र बाद में जाके बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे, मतलब रुद्र देवता बाद में जाके मुख्य देवता बनने लगेगा। कहां का, उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल के सबसे मुख्य देवता का नाम है प्रजापति, ठीक है, क्या नाम है, प्रजापति। इसके मुख्य देवता का नाम है इंद्र। इंद्र को क्या बोलते थे, पुरंदर, देखो ना कहीं पे लिखा होगा। इन सभी देवताओं में सर्वोच्च देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ। ऋग्वेदिक काल में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे। कौन थे, इंद्र और अग्नि। इंद्र का उल्लेख 250 बार और इसका अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ। लेकिन यहाँ पे कौन हो जाएंगे, प्रजापति। बच्चों यहाँ ना पशुओं के देवता जो थे ना, उसको पूषण कहा जाता था। शायद क्या कहा जाता था, पूषण, किस पशुओं के देवता को। किसमें, ऋग वैदिक काल में। वो पशुओं के देवता बाद में जाके शूद्र के देवता हो जाएंगे, किसमें, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या बोल रहा हूं, इधर पशुओं के देवता, उधर क्या हो जाएंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पशुपालन यहां तो प्रोमिनेंट है, लेकिन बाद में जाके पशुपालन नीचे हो जाएगा और कृषि प्रोमिनेंट हो जाएगा। देखो अच्छा, देखो पूषण आ गया, शूद्रों के देवता हो। तो बच्चों अर्थव्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान बताया गया। ऋग वैदिक काल में 60 दर्शन का प्रयोग बताया गया, मतलब उत्तर वैदिक काल के अंत तक 60 दर्शन आएंगे। 60 दर्शन, 6 दर्शन की लिस्ट आपके उसमें की गई है, मतलब लिस्ट बनाई गई है आपकी बुक में, ठीक है। कितने दर्शन, 60 दर्शन। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, देखिए आपको दिखेगा 60 दर्शन दिखेगा। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। वैशेषिक के जनक कणाद, पूर्व उत्तर मीमांसा के जनक बादरायण, ठीक है, दिख रहा है। पूर्व मीमांसा के जनक जैमिनी, न्याय के जनक गौतम, सांख्य के जनक कपिल, योग के जनक पतंजलि, और एक चार्वाक दर्शन है, खाओ पियो मस्त रहो, उसे कहते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के जनक चार्वाक। तो 6 प्रकार के दर्शन कब उत्पन्न हुए, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में अंधविश्वास कम था, उत्तर वैदिक काल जटिल हो गया तो अंधविश्वास और बढ़ गया। अथर्ववेद आया था ना उत्तर वैदिक काल में, जादू टोना, प्रेम, वशीकरण, औषधि, ये सब कब आया, उत्तर वैदिक काल में। तो समाज कैसा हो गया, जटिल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप किताब से ऋग वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर पढ़ के आएंगे, और ये ऋग वैदिक सभ्यता इस तरीके से यहाँ पे समाप्त होती है, समाप्त होती है। हाँ अरे यही तो बताया अभी, कौन कौन से, चार्वाक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ठीक है।